सौम्या भागते भागते थक चुकी थी। उसकी सांसें बार बार उखड़ रही थी। कपड़े झाड़ियों में उलझकर कई जगह से फट गए थे। शुक्र है उनके पैरों में स्पोर्ट शूज पहन रखे थे, वरना पांव तो कभी भी बेवफाई कर सकते थे। मगर शरीर तो आखिर शरीर ही है, उसकी सहन करने की एक सीमा होती है। अब तो हिम्मत भी आगे बढ़ने से इनकार कर रही थी, मगर नहीं, अभी कुछ देर और साथ तो मेरा दो। अपनी इच्छा शक्ति से रिक्वेस्ट करती हुई सौम्या ने अपनी अंदरूनी ताकत को जिंदगी का लालच दे दिया और एक बार फिर से अपना हौसला बढ़ाकर तेजी से भागने लगी, उसी दिशा में आगे की ओर। मगर इस बार हिम्मत उसकी बातों में नहीं आई और उसने आखिर दम तोड़ ही दिया। सौम्या ने एक पल ठहर कर भयभीत हिरनी की तरह इधर उधर देखा और पूरी तसल्ली करने के बाद एक पेड़ से अपनी पीठ टिकाकर उखड़ी हुई सांसों को संयत करने लगी। शायद सुबह होने में अब ज्यादा देर नहीं है। मुझे सूरज निकलने से पहले ही कोई सुरक्षित ठिकाना तलाशना होगा, वरना पता नहीं मैं फिर किसी सूरज का उगना देख सकूंगी या नहीं। मन ही मन यह सोचते हुए उसने अंधेरे में देखने की कोशिश की तो उसे दूर कुछ रोशनी गुजरती हुई सी दिखाई दी। शायद कोई सड़क है, मुझे किसी भी तरह वहां तक तो पहुंचना ही होगा, तभी किसी तरह की मदद की कोई उम्मीद जगेगी। सोचती हुई सौम्या ने फिर अपना सफर शुरू कर दिया। सौम्या का अनुमान सही निकला, यह सड़क ही थी, हरियाणा और राजस्थान को आपस में जोड़ता एक स्टेट हाईवे। कुछ ही दूरी पर एक छोटा सा टोल नामक भी बना हुआ था। सौम्या किसी तरह अपने आप को ठेलती हुई वहां तक ले गई, मगर कुछ बोल पाती इससे पहले ही गिर गई, अचेत हो गई। टोल कर्मचारियों ने उसे देखा तो वे घबरा गए। उसकी हालत देखकर उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचित करना ही उचित समझा। कुछ ही देर में एम्बुलेंस सहित पुलिस की गाड़ी वहां आ गई और महिला पुलिस की निगरानी में सौम्या को सिटी हॉस्पिटल ले गया। डॉक्टरों के थोड़े से प्रयास के बाद ही सौम्या को होश आ गया। खुद को पुलिस की निगरानी में पाकर उसके मन में दबे हुए गुब्बार को शब्द मिले और वह महिला कांस्टेबल से लिपट कर फूट फूट कर रो पड़ी। इंस्पेक्टर, सौम्या ने उसकी पीठ पर हाथ रखते हुए उसे भरोसा का एहसास दिलाया और कहा, देखो, तुम हमारे पास पूरी तरह से सुरक्षित हो और तुम्हें घबराने या किसी से डरने की जरूरत नहीं है। तुम बेखौफ होकर अपने साथ हुए हादसे के बारे में हमें बताओ, हम तुम्हारी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। सौम्या कुछ भी बोली, बस टकटकी लगाए छत की तरफ देखती रही। किस पर लगाए इल्जाम, किसे ठहराएं दोषी, किसे सजा दिलवाएं, किसे भिजवाएं सलाखों के पीछे। जो भी उसके इस हालात के जिम्मेदार हैं, वो उसके अपने या उसके सगे ही तो थे। वे जिनके साथ उसका खून का रिश्ता है, हाँ, ये हैं उसके पापा, जो उसकी एक जिद पर सारी दुनिया उस पर नौछावर कर देते थे। ये है उसकी माँ, जो उसकी जरा सी तकलीफ पर पूरी रात आंखों में बिता दिया करती थी। उसका भाई प्रकाश, जो उसके लिए शहर भर में बेर मोल ले लेता था उसके लिए। और तो और उसकी छुटकी सी बहन नेहा भी, जो सदा उसके आगे पीछे दीदी दीदी कहती हुई घुमा करती थी। सौम्या के मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकल रहा था, बस उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। डॉक्टर ने इंस्पेक्टर सानिया से कहा, अभी पेशेंट काफी सदमे में है, इसे नॉर्मल होने दीजिए, फिर आप लोग अपनी पूछताछ कीजिएगा। इंस्पेक्टर साहिबा सौम्या को डॉक्टर की निगरानी में छोड़कर अपनी टीम के साथ लौट गई। हाँ, एक महिला कांस्टेबल को उसकी सुरक्षा के लिए तैनात कर दिया गया था। सबके जाने के बाद सौम्या आंखें बंद कर लेट गई। रात भर भागते रहने के कारण उसे नींद आना तो स्वाभाविक ही था, मगर वो सोना नहीं चाहती थी। वह तो यहाँ से भाग जाना चाहती थी, अपने घर, अपने रोहित के पास, उसकी सुरक्षित बाहों के घेरों में, जहाँ उसे किसी का डर नहीं, किसी का फिक्र नहीं। सौम्या के दिमाग में पिछले कई दिनों के घटनाक्रम चलचित्र की तरह घूमने लगे थे।
उसे अपना घर परिवार की बहुत ज्यादा याद आ रही थी। करीब 7 वर्ष पहले जब वह इंजीनियरिंग और एमबीए करने के बाद मुंबई में एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने लगी थी, तभी उसकी मुलाकात रोहित से हुई थी। मजबूत और स्वस्थ शारीरिक बनावट वाला रोहित अपने स्वभाव के अनुरूप मन से बहुत ही सरल था। कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि बाहर से एकदम शांत और सीधा सा दिखने वाला रोहित अपने भीतर कवि हृदय भी रखता हो। सबके साथ सौम्या को यह भी बात पता थी। उस साल कंपनी के न्यू ईयर पार्टी में ही पता चली थी, जब उसने वहां एक प्रेम गीत गाया था। उसकी प्रेम कविताओं की धारा में बहती बहती सौम्या कब उसके प्रेम पास में बंध गई, उसे भान भी नहीं लगी, आने को उसे पता भी नहीं चला। अब तो सौम्या जब देखो तब किसी न किसी बहाने से उसके आसपास ही बने रहने की कोशिश में लगी रहती थी। उसने यह बात छुटकी नेहा से शेयर की थी। नेहा ने ही तो उसे इस रास्ते पर आगे बढ़ने का हौसला दिया था। उसने कहा था, कोई सामान्य पुरुष होता तो तुम्हारी नजदीकियों का भरपूर फायदा उठाने की कोशिश करता, मगर रोहित तुमसे एक सामान्यजनक दूरी बनाए रखता है और उसकी यही खूबी उसे सारी पुरुष जमात से अलग करती है। छुटकी की बात में दम है, सोचकर सौम्या रोहित के और भी करीब होने लगी थी। सौम्या ने जब कंपनी के रिकॉर्ड्स में रोहित का प्रोफाइल देखा तो उसने सुखद महसूस हुआ कि वह न केवल उसकी जाति से संबंध रखता है, बल्कि वे दोनों तो एक ही प्रदेश से भी हैं। अगर घर वालों को मनाने में थोड़ी सी मेहनत की जाए तो हमारी शादी हो सकती है। सोचकर सौम्या खुद ही शर्मा गई। वह अपनी सोच को बहुत आगे तक ले जा चुकी थी। जिस नेहा ने घर वालों के विरोध के बावजूद रोहित से शादी करने में उसका पूरा साथ दिया, वहीं बहन आज उसे रोहित के कारण जान से मारने की साजिश में शामिल हो गई है। सौम्या को इस बात पर अब भी यकीन नहीं हो रहा था। क्या आप ठीक महसूस कर रही हैं? ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर ने आकर पूछा तो सौम्या ने आंखें खोल दी। जी, उसने संरक्षित सा जवाब दिया और उठकर बेड पर बैठ गई। उसे बैठा देखकर कांस्टेबल ने इंस्पेक्टर सानिया से फोन कर दिया और 15 मिनट में वे वहां पहुंच गई। क्या आप अपने बारे में कुछ बताएंगे सौम्या? सानिया ने पूछा। सौम्या ने एक बार फिर चुप्पी साध ली। क्या बताती वह? उन्हीं कि वह अपने को ही साजिश का शिकार हुई है। उन्हें जन्म देने वाली ही उसे मौत का नींद सुला देना चाहते हैं। जी, मैं मुंबई की रहने वाली हूँ। यहाँ किसी दोस्त से मिलने आई थी, मगर एक हादसे का शिकार हो गई। कुछ गुंडों ने मुझ पर हमला कर दिया था। मेरा बैग और मोबाइल छीन लिया। शायद किसी बुरी नीयत से वे मेरा पीछा कर रहे थे, मगर मैं किसी तरह उसके चंगुल से बचकर यहाँ तक आ गई। सौम्या ने असली बात छिपा दी। देखिए, आप हमसे कुछ भी छिपाने की कोशिश ना करें और ना ही डरें। हम आपकी मदद करना चाहते हैं। आप चाहें तो उन गुंडों के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज करवा सकती हैं। सानिया ने उसे कुरेदा, मगर सौम्या ने एक बार फिर से चुप्पी साध ली और अपनी आंखें बंद करके अपने दर्द को दिल के भीतर ही समेटने की कोशिश करने लगी। रात हो चली थी। हॉस्पिटल में भर्ती लगभग सभी मरीज नींद की आगोश में जा चुके थे। हाँ, कभी कभी कोई मरीज दर्द से करहा उठता था तो अवश्य ही वार्ड की शांति भंग हो जाती थी। ड्यूटी पर तैनात नर्स और कंपाउंडर भी उबासियां ले रहे थे, मगर सौम्या की आंखों में दूर दूर तक नींद का नामो निशान तक नहीं था। वह उस वक्त तो कोस रही थी कि जब उसके नेहा की बातों में आकर घर लौटने का मन बनाया था। मौका भी तो कुछ ऐसा ही था। वह चाहकर भी इनकार नहीं कर सकती थी। उसकी छुट्टी की शादी तय हो चुकी थी। नेहा ने जब चहकते हुए बताया था, मम्मी पापा उसे रोहित सहित अपनाने को राजी हो गए थे। उसके सिर से भी माँ बाप की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी करने के अपराध बोध का भारी बोझा उतर गया था, जिसे वह इतने सालों से ढो रही थी। इधर रोहित को भी 2 महीने के लिए ट्रेनिंग पर लंदन जाना था। सौम्या ने सोचा, एक बंद 2 कार्य हो जाएंगे। रोहित के बिना यहाँ अकेले मुंबई में रहना किसी सजा से कम नहीं था। इसलिए उसने कंपनी में एक
1 महीने की लंबी छुट्टी ले ली थी और पैतृक गांव आ गई थी। माँ तो सोम्या को देखते ही उससे लिपट गई थी। पापा ने भी कलेजे से लगा लिया था अपने लाडो को। प्रकाश शादी के किसी काम के सिलसिले में शहर गया हुआ था। नेहा ने उसे बाहों में खींचा तो फिर छोड़ा ही नहीं। ना जाने कितने गले शिकवे थे, उन्हें उन शब्दों में बयान नहीं कर सकती थी। बस आंखों से आंसू बहने लगे। सोम्या के आने से शादी वालों के घर में एक अलग से रौनक आ गई थी। रात में छुटकी ने उसके चिपकते हुए से पूछा, जी एक बार फिर से बता ना, तूने जीजा जी कैसे विश्वामित्र को आखिर कैसे रिझाया था? कितनी बार सुनेगी तू? आखिर तेरा मन भरता क्यों नहीं है? एक ही किस्से को बार बार सुनकर वो बोर नहीं होती? अरे अब तक तो फोन पर ही सुनती आई थी। आमने सामने सुनने का मौका तो आज ही हाथ लगा है ना। सुना ना। नेहा ने जीत की तो सोम्या छुटकी को जीत की ना टाल सकी और एक बार फिर से खुद बड़ी आदों की झील में डुबकी लगाने के लिए। मुंबई की बरसात तो तू जानती ही है, बादलों का कोई भरोसा नहीं, जब जी चाहे बरस पड़ते हैं। हालांकि हम मुंबई वालों इसका ज्यादा परवाह नहीं करते हैं, मगर उस दिन बात कुछ और ही था। सुबह से ही बरसात हो रही थी। दोपहर होते होते तो सारे सुबह से ही बरसात हो रही थी। मौसम विभाग ने भारी वर्षा की चेतावनी जारी करके लोगों को घर से रहने की सलाह दी थी, मगर जो घर के बाहर थे उन्हें तो घर लौटना ही था। मैं भी अपने ऑफिस में बैठी बारिश के रुकने का इंतजार कर ही रही थी। लगभग सभी लोग अपने घर पर जाने की व्यवस्था कर चुके थे, बस मैं और रोहित ही बचे हुए थे। रोहित ने मुझसे कहा, आपको एतराज नहीं है तो क्या मैं आपको बाइक पर छोड़ सकता हूँ? मगर बाइक पर तो हम दोनों ही भीग जाएंगे। मैंने कहा, घर ही तो जाना है, किसी पार्टी में थोड़ी ही जाना है। घर पहुंचकर कपड़े बदल लेंगे। रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा। मुस्कुराते हुए कितना प्यारा लगता है। पता नहीं मुस्कुराता क्यों नहीं है। मैंने मन ही मन सोचा और खुद भी मुस्कुराती। अंत में मैंने रोहित से लिपट लेना तय कर लिया। जैसे ही मैंने कहा था कि घर पहुंचते पहुंचते मैं और रोहित पूरी तरह से भीग चुके थे, मैंने रोहित को 1 कप अदरक वाली चाय पीने का ऑफर देते हुए अंदर आने को कहा। पहले तो उसने मना कर दिया, मगर अचानक ही उसे तेज छींकें आने लगी तो मैंने ही हाथ पकड़कर उसे भीतर खींच लिया था। उसे छूने का यह मेरा पहला अनुभव था। मैंने महसूस किया कि रोहित भी मेरे छूने से थोड़ा सा नर्वस हो गया था। मैंने कपड़े बदल कर चाय का पानी चढ़ा दिया। तभी मुझे ख्याल आया कि रोहित को भी भीगा हुआ है, मगर मेरे पास उसे देने के लिए जैकेट्स कपड़े नहीं थे, ना ही शर्ट पैंट साफे टी शर्ट थे। मैंने गैस धीमी करके उसे तौलिया दिया और साथ ही बदलने के लिए अपना नाइट सूट भी दिया। यह देखकर रोहित सकपका गया, मगर फिर भी जोर से हंस पड़ा, कपड़े बदलने चला गया। उस बारिश की रात हम दोनों को प्यार के रंग में भिगो दिया। अब छोड़ो ना चुटकी। अब आगे बताते हुए मुझे शर्म आ रही थी। सोम्या ने शर्माते हुए कहा तो छुटकी ने जोर से उसे गुदगुदी कर दी और दोनों बहनें खिलखिला उठी। दर्द में भी सोम्या के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, मगर अचानक ही आंखों में फिर से डर का परछाइयां तैरने लगी। उसे याद आ गया कि 10 दिनों पहले का वह मंजर, जब नेहा की शादी तय करवाने वाला बिचौलिया पंडित मनोहर शास्त्री शादी में होने वाले लेन देन के सिलसिले में कुछ बात करने के लिए पापा से मिलने घर आया था। सोम्या को देखकर बोला, यह आपकी बड़ी बेटी है क्या? जी हाँ जी, यह हमारी बड़ी बेटी सोम्या है और अपने पति के साथ मुंबई में रहती है। और निवाड़ी वाले शेखावत जी हैं, उनके बेटे से ही शादी हुई थी इसकी। माँ ने सोम्या की तरफ प्यार से देखते हुए शास्त्री जी ने उसका परिचय करवाया। क्या बात करते हो भाभी जी, शेखावत जी और आपके पति दोनों एक ही गोत्र से संबंध रखते हैं, इस नाते तो यह शादी नाजायज हुई। यह तो भाई बहन का आपस में शादी करने जैसा ही पाप हुआ है। शास्त्री जी ने अपने कानों को हाथ लगाते हुए कहा, मगर हमारे परिवार का आपस में तो कोई संबंध नहीं है। सोम्या के पापा ने अपने सफाई देते हुए कहा, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। क्या हमारे पुरखों ने शादियों में गोत्र टालने का प्रावधान
यूं ही मजाक में किया था? नहीं साहब, हम चाहे कितनी भी मॉडर्न हो जाएं, लेकिन समाज की परिपाटी तो सभी को निभानी पड़ती है। शास्त्री जी अब अपना यहाँ आने का मकसद भूल चुके थे और इस नई बहस में उलझ गए। पापा मम्मी ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, मगर शास्त्री जी ने किसी की एक न सुनी और आखिर में वे पापा से भुगतने को तैयार रहने की धमकी देते हुए चले गए। किसी अनजानी आशंका से सौम्या का मन कांप गया और जैसे ही उसे डर था, शास्त्री जी तीसरे ही दिन वापस आए, उसके तेवर कुछ अलग ही लग रहे थे। पापा और शास्त्री जी बैठक में धीरे धीरे बातें कर रहे थे, जो कि बीच बीच में तेज हो रही थी। सौम्या के कान उधर ही लगे थे। उसने सुना, वे कह रहे थे कि पंचों की राय है कि सौम्या बेटी की शादी को खारिज करार दी जाए और वह पूरी पंचायत के सामने अपने पति को राखी बांधकर भाई बनाए। यह सुनते ही सौम्या के पैर तले जमीन खिसक गई। वह सांस रोके आगे का वार्तालाप सुनने लगी। मगर यह कैसे संभव है? सौम्या की शादी को 4 साल हो चुके हैं, ऐसी वह कैसे सब कर सकती है? पापा ने विरोध किया। तो फिर आप नेहा की सगाई को टूटा हुआ समझें। आपने होने वाली समधी इस हालात में आपके साथ रिश्ता रखने के इच्छुक नहीं है। वे आपकी तरह से सामाजिक का विरोध नहीं करते हैं, वे समाज के अनुरूप चलते हैं। आपके होने वाले समधी और फिर वही नहीं। अब तो नेहा को कोई भी गिरतमंद आदमी अपने परिवार की बहू भी नहीं बनाएगा। यह भी पंचायत ने ही तय किया है। शास्त्री ने अपना दो टूक फैसला सुना दिया। क्या इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है? पापा ने हारे खिड़की की तरफ हथियार डालते हुए विनती की। क्यों नहीं, रास्ता है हमारे पास, मगर निर्णय तो आपको ही लेना पड़ेगा। हाँ, क्यों नहीं। सौम्या के रहते नेहा की शादी नहीं हो सकती, यह तो तय है। आपको 2 दिन बाद पंचायत ने तलब किया है, आप वहां आकर अपना पक्ष रख सकते हैं। शास्त्री जी पापा को पंचायत का फरमान सुनाकर कहने चले गए। उस दिन घर की तमाम सब पसर गया था। सारी लोगों का रवैया। खाना बना था, मगर किसी से भी एक निवाला तक नहीं निगला जा रहा था। सब चुपचाप थे, अपने अपने विचारों में गुम थे। हर दिमाग में मंथन चल रहा था, ना जाने कौन क्या सोच रहा था। 2 दिन बाद सौम्या के पापा चौपाल में बुलाई गई। विशेष पंचायत में पहुंचे और जब वापस आए तो सौम्या ने महसूस किया कि पापा और भाई दोनों का मूड उखड़ा हुआ था। माँ ने पूछा तो उन्हें भी टाल दिए। रात को अचानक सौम्या की नींद खुली तो उसने देखा कि नेहा बिस्तर पर नहीं है, शायद बाथरूम में होगी। सोचकर सौम्या उसका इंतजार करने लगी, मगर जब वह काफी देर तक नहीं आई तो वह कमरे से बाहर निकल आई। पापा के बेडरूम की लाइट जलती देखकर वह उधर चली गई। भीतर से बहुत धीमी धीमी आवाजें आ रही थी। सौम्या के अलावा पूरा परिवार वहां मौजूद था। सब किसी गहन मंत्रणा में लगे हुए थे। सौम्या ने कानाफूसी सुनने की कोशिश की, मगर पूरी तरह कामयाब नहीं हो सकी। हाँ, इतना अंदाजा उसे लग गया था कि यह मीटिंग उसी को लेकर हो रही है। भाई प्रकाश ने कहा, समस्या की जड़ को ही खत्म कर देते हैं। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। यह सुनते ही सौम्या कांप उठी। तभी पापा ने कहा, समाज में अपनी इज्जत के लिए मैं एक ऐसी ही औलाद को कुर्बान कर सकता हूँ। क्या कोई और रास्ता नहीं है जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे? इस पर माँ की ममता ने विरोध किया, मगर सब ने उसे सिरे से खारिज कर दिया। वह समझ गई कि यह मीटिंग उसे रास्ते से हटाने के लिए हो रही है। वह चुपचाप वहां से हट गई और वापस बिस्तर पर आकर लेट गई। अब उसने अपने आप को यहाँ से सुरक्षित निकलने के बारे में सोचना शुरू कर दिया। रोहित तो इतनी जल्दी यहाँ नहीं आ सकेगा। अपनी फ्रेंड राशि को मैसेज कर देती हूँ ताकि वह कल किसी बहाने से आकर मुझे घर से ले जाए। आगे तो मैं संभाल लूंगी। यह सोचते हुए सौम्या ने अपने मोबाइल की तरफ हाथ बढ़ाया। मोबाइल अपनी जगह पर ना पाकर सौम्या समझ गई कि किसी सोची समझी साजिश की तरह उसका संपर्क बाहर की दुनिया से काट दिया गया है। दूसरे दिन सौम्या सारे घटनाक्रम से अनजान बने रहने का नाटक करती हुई घर की सारी गतिविधियों पर पैनी नजर रखे
हुई थी। उसने अपने मोबाइल के बारे में भी सबसे पूछताछ की, मगर किसी ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। चलो कोई बात नहीं, खो गया होगा, नया ले लेंगे। सौम्या ने भी बात को हवा में उड़ाने की कोशिश की। सौम्या को वह मौका मिल ही गया जिसे उसकी तलाश थी। वह इसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी। माँ तो पापा को लेकर अपने मायके चली गई थी शादी का निमंत्रण देने, और प्रकाश गया था शादी के लिए कुछ पैसों का इंतजाम करने पापा के दोस्तों के यहाँ। सभी लोग कल दोपहर तक ही आने वाले थे। घर में वह और स्नेहा थे। सौम्या ने अपने सारे रुपये और गहने पर्स के हवाले किए और पर्स को सिरहाने छिपा कर रख दिया। उसने अपने स्पोर्ट शूज भी सुरक्षित रख लिए। रात को नेहा ने घर के मुख्य दरवाजे पर ताला लगा दिया और चाबी अपनी तकिया के नीचे रख ली। मौका पाकर सौम्या ने सोई हुई नेहा के बालों को सहलाते हुए बहाने धीरे धीरे वह चाबी निकाल ली, और जब नेहा गहरी नींद में थी तो चुपके से दरवाजा खोलकर बाहर आ गई। घर से बाहर निकलने से पहले उसने नेहा के कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और उसका मोबाइल बरामदे में ला कर रख दिया, ताकि ना तो नेहा खुद दरवाजा खोलकर बाहर आ सके और न किसी से संपर्क कर सके। इतना समय काफी था सौम्या के पास अपने आप को बचाने के लिए। इस तरह वह खुद को एक बार तो मौत के मुंह से निकल कर आ गई थी, मगर जब तक वह वापस मुंबई नहीं पहुंच जाती तब तक सुरक्षित महसूस नहीं कर सकती थी। रात लगभग बीत चुकी थी, मगर सौम्या ने अब तक अपनी पलकें भी नहीं झपकाई थी। उसे डर था कि कहीं कोई उसे तलाश करता हुआ यहाँ तक न आ पहुंचे। अब तक तो सभी घर वालों को मेरे भागने के बारे में यकीन हो ही गया होगा। मुझे 1 से 2 दिन और यहीं पुलिस की सुरक्षा में रहना चाहिए। सोचते सोचते सौम्या ने एक बार फिर सोने की कोशिश की और इस बार उसे नींद आ गई। तभी अचानक सुबह जब उसकी आंख खुली तो सूरज सिर पर चढ़ आया था। डॉक्टर सुबह के राउंड पर आ गई थी। सौम्या को देखकर मुस्कुराई और उसकी तबीयत के बारे में पूछा। तभी इंस्पेक्टर सानिया भी आ गई और उन्होंने सौम्या का हाथ अपने हाथ में लेकर एक बार फिर से सहानुभूति से पूछताछ करना शुरू कर दिया। सौम्या ने भी अपनी सहयोग करने की सोच ली थी। उसने पूरी बात इंस्पेक्टर को बताकर अनुरोध किया और कहा, मुझे अपने घर वालों से जान का खतरा है। मेरे पति 1 सप्ताह बाद इंडिया आएंगे, तब तक मुझे सुरक्षित उपलब्ध करवाएं, मगर मैं किसी के खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं करना चाहती हूँ। इंस्पेक्टर सानिया मानवता के नाते उसे अपने साथ अपने घर ले गई। सौम्या ने फोन पर रोहित से संपर्क साधा और उसे पूरी घटना की जानकारी दी। सप्ताह भर बाद रोहित घर वापस आया, सौम्या को साथ ले गया। सौम्या, तुम इस मुश्किल वक्त में मेरे मम्मी पापा के पास भी तो आ सकती थी, रोहित ने प्यार से पूछा। तो जा तो सकती थी, और सबसे पहले यही ख्याल ही मेरे मन में आया था, मगर मुझे समय पर भरोसा नहीं था। कितनी मुश्किल से मैंने अपनी जान बचाकर भागी थी। मुझे डर था कि कहीं कुएं से निकलकर खाई में गिरने जैसी बात ना हो जाए, कहीं वहां भी ऐसे ही हालात पैदा ना हो जाए। अगर मेरे आशंका सही निकलती तो फिर मैं आज यहाँ तुम्हारे पास ना होती। सौम्या अब भी डर के साये में रोहित से लिपट गई। रोहित को भी उसकी बात में दम लगा, इसलिए उसने भी अपने मन को वहम निकाल देना ही उचित समझा। रोहित ने अपने पापा को फोन करके पूरी घटनाक्रम का ब्यौरा दिया। उसके पापा भड़क उठे, बोले, हद हो गई किसी आदम ओग की। जी रहे हैं लोग आज भी? क्या हो रहा है यह सब? क्या न्याय पुलिस कुछ भी नहीं बचा सकती? लेकिन तुम लोग फिक्र मत करो, मैं सौम्या के पापा से मिलकर उन्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। मुझे विश्वास है कि कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल जाएगा। सुबह सुबह जब शेखावत जी सौम्या के पास पहुंचे तो उन्हें सौम्या के पापा से अपने किए पर शर्मिंदा होकर उसने माफी मांग ली और अपनी दकियानुसी सोच को
त्याग कर सौम्या और रोहित को आदर के साथ घर लाने की बात कही। मगर ऐसा करने से अगर नेहा का रिश्ता टूट गया तो शेखावत जी ने एक बार फिर उनका मन टटोलने की कोशिश की। टूटता है तो टूट जाए, मगर मैं एक बेटी का घर बसाने के लिए दूसरी बेटी का बसाया हुआ घर नहीं उजाड़ सकता। यह बात मेरी मोटी बुद्धि में बहुत अच्छी तरह से आ गई है। लेकिन उस दिन के बाद सौम्या ने कभी उस घर में पैर रखने का फैसला कर लिया था कि मैं उस घर में कभी पैर नहीं रखूंगी। जो माता पिता उसे मार डालने को तैयार हों, उनके किसी वादे का वह क्या भरोसा। वह बस आज की कहानी में बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह स्टोरी पसंद आया होगा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। फिर हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई ऐसी दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।